We have well understood the approach to find out the resultant of two vectors using graphical form as well as using numerical form. और हम लोग क्या देखें कि r का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? When the angle between A and B is 0. मिनिमम होता है when the angle between A and B is 180 degree. ये याद रखना है. And maximum value of r was magnitude of A plus magnitude of B. मिनिमम वैल्यू ऑफ r क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B, मतलब बड़े से छोटे को माइनस करना है. फिर हम लोग क्या देखे थे फैक्ट्स में कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ r है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स. मतलब r का मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B से बड़ा नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B से छोटा नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है? और हम लोग देखें कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू K, तो जो रिजल्टेंट था उसका वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा आप लोग तो याद कर लिए होंगे. अब बताओ व्हेन थीटा इज 0, अगर A और B दोनों का मैग्नीट्यूड K है, R का वैल्यू क्या होगा व्हेन थीटा इज 0? बताओ, आवाज बुलंद करो. 2K. जब 60 डिग्री था √3K. जब 90 डिग्री था √K. और जब 120 डिग्री था और 180 में 0. यस, मतलब कुछ लोग याद रखें. वेरी गुड. इफ एंगल बिटवीन A and B is theta, if R makes an angle alpha with A and angle beta with B, then अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल थीटा. ये सिंपल सा चीज हम लोग देखे थे. सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल. प्रीवियस क्लास देखें. जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो प्रीवियस क्लास की वीडियो देख सकते हैं. अगर R A के साथ अल्फा एंगल कर रहा है और B के साथ वेक्टर B के साथ बीटा एंगल कर रहा है और A और B के बीच में एंगल थीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा. वो हम लोग देखें. नाउ सम होमवर्क क्वेश्चंस आई हैव शेयर्ड टू यू. यू माइट हैव ट्राइड. लेट अस सी. Say true or false. Resultant of two vectors of magnitudes 14 and 24 cannot be 20. True है कि false है? It is true, sir. देखते हैं. हमारे पास दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड है 14 और कितना 24. तो क्या बता सकते हो कि R का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होता है A प्लस B. 14 प्लस 24 इज 48. R का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 24 माइनस 14 इट इज 10. तो इसका मतलब R का वैल्यू 10 से 48 के बीच में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन देम. है कि नहीं? क्या 20 नहीं हो सकता? अगर 10 से 48 के बीच में कुछ भी हो सकता है तो 20 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है. तो स्टेटमेंट लिखा है कि ये कैन नॉट बी, तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया. क्या बात समझ में आया? ये देखा, गड़बड़ कर दिए थे. अपना गलती समझ में आया कि नहीं आया? आ गया. हमें मालूम है कि R का वैल्यू हैज टू लाई बिटवीन 10 to 48. किसी का सही हुआ था क्या? हाँ, एक लड़का का सही हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट. टू फोर्सेस each of magnitude 25 न्यूटन will have resultant magnitude same as 25 न्यूटन. दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड 25 है और उनका रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड 25 है. अगर इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री. ट्रू और फॉल्स? बोलो. फॉल्स. दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड है 25, उनका रिजल्टेंट भी है 25. ऐसा कब होता है? A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू R कब होता है? थोड़ी देर पहले हम टेबल देखे थे. कौन सा एंगल के लिए? A का वैल्यू भी K था, B का वैल्यू भी K था और उनका रिजल्टेंट का भी वैल्यू K था. व्हेन थीटा इज 120 डिग्री. है कि नहीं? और ऐसे भी अगर हम सोचेंगे, हम जानते हैं कि हमारा जो A है, B है और R है, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं. अगर ये हुआ A सपोज और ये हुआ A, B और R मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं. अगर A, B और तीनों का वैल्यूज बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा.
मतलब अगर ऐसा हुआ A तो कुछ ऐसा होगा B और ऐसा होगा R। क्या वो लड़की मुझे बताएगी कि जो R होगा वो ऊपर से नीचे होगा कि नीचे से ऊपर होगा? बोलो। नीचे से ऊपर होगा। आवाज बुलंद करो। मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुमको आंसर आने में देर हो रहा था कि मैं जो लड़की बोल दिया तुम सोच रहे थे कौन है लड़की इस क्लास में। हाँ, ये A है, ये B है, ये R है। तीनों अगर बराबर हो गए, तीनों का मैग्नीट्यूड 25 है, तो बताओ A और B के बीच में एंगल क्या है? अगर तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है भैया, ये एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो A और B के बीच में क्या एंगल होगा? बोलो। A और B कितना होगा? 120, क्योंकि एंगल इज मेजर फ्रॉम हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन। A और B के बीच के एंगल का मतलब ये एंगल बताना है। ये 60 हुआ तो ये 60 हुआ और ये हो गया 120। दैट मींस इफ व्हेन A is 25, B is 25, R will be 25. If angle between A and B is 120 डिग्री, लेकिन दिया है 60 डिग्री। ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? False. अगला क्वेश्चन। कुछ लोग वेट कर रहे हैं और पूछने के काफी देर में बात करते हैं। आई गेट वेरी मच इरिटेटेड। मेरे को सब बड़े खराब लगता है। क्लास में बी ओनली ए स्टूडेंट, नीदर ए बॉय नॉर ए गर्ल। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो स्टैंडर्ड डिस्क्रिमिनेशन, नो स्कूल, नो कास्ट, नो क्रीड, नथिंग। आप सिर्फ स्टूडेंट हो, बस उसी हिसाब से पूछा गया तो तुरंत बताया करो। टू वेक्टर्स आर देयर रिजल्टेंट मे हैव मैग्नीट्यूड्स 10, 18 एंड 32। दो वेक्टर और उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसा हो सकता है। कैसे? ये 10, ये 18 और ये 32 हो सकता है। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? दो वेक्टर और उनका मैग्नीट्यूड का वैल्यूज ऐसे ऐसे हो सकता है। मे है ऐसे हो सकता है। ट्रू और फॉल्स? अच्छा, कैसे पता करेगी? अरे क्या पता करना है, हमें तो मालूम है कि R जो है वो हरदम किसके बीच में रहता है भैया? इट इज A माइनस बी एंड A प्लस बी। A माइनस बी मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है। बड़ा है तो इट इज 18 माइनस 10 और ये 18 प्लस 10 के अंदर रहेगा। मतलब इट इज 8 से 28 के बीच में रहेगा। क्या R का वैल्यू किसी भी हालत में 32 हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। ऐसे भी सोचो तो तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, है ना? तीनों मिलकर अगर ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी होगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज मोर देन द थर्ड साइड। क्या A और B मिलकर R से ज्यादा हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। 10 और 18 हुआ 28, R से ज्यादा नहीं हुआ। मतलब ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। ट्रायंगल का तो बेसिक रूल है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज मोर देन द थर्ड साइड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? फॉल्स हुआ। क्या बातें पकड़ में आ रहा है मैं जो चीजें बता रहा हूं? Yes, sir. यस। आगे क्वेश्चन नंबर बिट नंबर बी। इफ A is equal to B and A is in direction of south, B is in direction of east, then A plus B is in direction of northwest. ओहो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भैया, थोड़ा सोचिए। बोल रहा है कि ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे दिया है। ये है आपका नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। बोल रहा है कि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, ए और बी अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ तो दिया है कि ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। ए कैसा है? ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, ये हुआ ए। ठीक है, B इज इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, B कैसे हुआ? B हुआ ऐसे, नहीं B ऐसा हुआ। ये B है, ये A है। दिया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो A प्लस B का डायरेक्शन क्या होगा? A प्लस B कैसे निकालते हैं? A प्लस B निकालने का आसान तरीका है। क्या करना होता है? आपको A के साथ B को अड़र में जोड़ना होता है। ये हो गया B। तो A प्लस B निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, अब ये जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो क्योंकि ये दोनों बराबर है
तो ये एंगल होगा 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री हुआ तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ईस्ट, ये हो गया साउथ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? False है, sir. फॉल्स है। ठीक है, आगे। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स इज 0। ट्रू है कि फॉल्स है? दो वेक्टर है इक्वल एंड ऑपोजिट, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? True. ट्रू। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विल कैंसिल आउट ईच अदर, जोड़ोगे तो आपको ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ये हुआ एक फोर्स, इसके साथ जोड़ेंगे ये हुआ दूसरा फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों को जोड़ोगे तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट मिलेगा 0। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ध्यान से देखना, टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 60 न्यूटन पुश ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। दो फोर्स है, एक 10 न्यूटन वाला, एक 16 न्यूटन वाला, दोनों हॉरिजॉन्टल है, मतलब ग्राउंड के साथ पैरेलल है, और दोनों 5 kg के ब्लॉक को पुश कर रहे हैं। तो 5 kg के ब्लॉक चलेगा, क्योंकि फोर्सेस पुल कर रहे हैं तो उसका कुछ एक्सीलरेशन होगा। पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इट्स एक्सीलरेशन, इनमें से कौन सा उस बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, चलो सोचते हैं। जो दो फोर्स दिया है, पहला फोर्स दिया है कितना, F1, इसका वैल्यू कितना दिया है, F1 का वैल्यू दिया है 10, दूसरा का दिया है 16, और ये दिया है 10 और दूसरा का दिया है 16। ऐसा दो फोर्स किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, कैसे बताएं? रिजल्टेंट फोर्स जानने के लिए हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड जानना काफी नहीं, उनके बीच में एंगल भी पता करना है। लेकिन यहाँ तो दिया नहीं है, क्या दिया है कि दो फोर्स आ रहा है बॉडी के ऊपर, एक हो रहा है 10 न्यूटन का, दूसरा होगा 16 न्यूटन का। रिजल्टेंट कितना होगा, कितना होगा मालूम नहीं है, क्योंकि थीटा मालूम नहीं। लेकिन एक चीज मालूम है कि रिजल्टेंट किस किस वैल्यू के बीच में रुकेगा। रिजल्टेंट विल बी लाइंग बिटवीन 16 माइनस 10 और 16 प्लस 10, मतलब जो रिजल्टेंट है वो 6 न्यूटन से कम नहीं होगा और 26 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा। क्या बात समझ में आया? ये 6 से कम नहीं हो सकता, 26 से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये क्या है, रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स, सम ऑफ द टू फोर्सेस, दोनों फोर्स को जोड़ने से कितना होगा, दोनों फोर्स मिलके कितने होंगे, वो होगा R, जो 6 से 26 के बीच में रहेगा। अच्छा, मास कितना है बॉडी का, मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है, मास ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है कि 5 kg। और आप जानते हो कि जो एक्सीलरेशन है वो कैसे निकलता है भैया, फोर्स बाई मास। ये जो नेट फोर्स है 6 से 26 के बीच में रहेगा, इसका मतलब मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है 26 फोर्स बाई मास, है कि नहीं? क्योंकि मैक्सिमम फोर्स हो सकता है 26, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा 26 बाई मास, 26 बाई 5, 26 बाई 5, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर हो गया 52, नीचे हो गया 10, 52 बाई 10 इज 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वो बॉडी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो बताने में, व्हाट कैन बी द मिनिमम एक्सीलरेशन? मिनिमम एक्सीलरेशन होगा मिनिमम फोर्स बाई मास, इट इज 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बातें समझ में आया? अच्छा, अब ध्यान से चले, क्वेश्चन पे चले, वापस चले और देखें कि पूछा था, हम देखें कि हमारा एक्सीलरेशन 1.2 से 5.2 के बीच में हो सकता है, तो यहाँ पर कौन कौन सा एक्सीलरेशन नहीं हो सकता, कैन नॉट बी द एक्सीलरेशन। क्या 5.9 हो सकता है? नो। क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है? नो। तो ये दोनों नहीं हो सकते, समझ में आया? सो एक्सीलरेशंस कैन नॉट बी
5.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी दोनों हो सकते हैं क्योंकि हम देखें कि यहाँ पर एक्सीलरेशन 1.2 से 5.2 के बीच में होता है। देखो 1.2 से 5.2 के बीच में होता है। मिनिमम एक्सीलरेशन 1.2, मैक्सिमम एक्सीलरेशन 5.2। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? अगला क्वेश्चन, a particle moves 7 meter to east, then 4√2 meters to northwest. What is its total displacement? डिस्प्लेसमेंट है, you know displacement is a vector. टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों डिस्प्लेसमेंट को जोड़ देंगे। पहले कुछ डिस्प्लेसमेंट गया, बाद में कुछ डिस्प्लेसमेंट गया। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कोई पार्टिकल पहले जाता है 7 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ऐसे गया 7 मीटर्स, काफी मोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थोड़ा पतला कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट को। यस, द पार्टिकल मूव्स 7 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे गया, कितना गया 7 मीटर ईस्ट के तरफ गया। ये हुआ उसका पहला डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या हुआ, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, पहला डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, दिस इज द फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट स्वान। फिर क्या हुआ, वो गया 4√2 मीटर टू नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये आप जानते हो कि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट मतलब कुछ इधर को। तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट कुछ कितना हुआ, इट इज समथिंग लाइक दिस, नॉर्थ वेस्ट। कितना दूर गया है, 4√2। क्या आपको मालूम है ये एंगल कितना है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच जा रहा है, क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। हाँ समझ में आया। तो पहले गया S1 फिर गया S2 और आपको पूछा गया बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या बड़ी चीज है, हम लोग इतने अच्छे अच्छे जगह फिजिक्स ट्यूशन जा रहे हैं तो फटाफट बता देंगे, है कि नहीं। चलो देखते हैं कौन बताएगा आंसर। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब S1 प्लस S2 पूछा गया है। पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, आप कहोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज सम ऑफ दिस एंड दिस। चलिए जोड़ते हैं, तो A के साथ B को जोड़ना है, तो पहले हम करेंगे A, ले आया A, फिर हम लाएंगे B, ले आया B, A के साथ B को रखेंगे ऑर्डर में, रख दिए। ये था A और ये था B, और अब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ दिखने में ऐसा होगा, यही है नेट डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स, और यू कॉल इट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। हाँ फिगर में तो दिख गया, लेकिन पूछा है कि बताओ कितना। अब हम ये दो डिस्प्लेसमेंट को जोड़ के नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। अब नेट डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकलेगा, इट इज दिस प्लस दिस। रिजल्टेंट होता था A प्लस B, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे, इट इज S1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस S2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस प्लेस ऑफ S1 मैग्नीट्यूड S2 मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। क्या बात समझ में आया? बताओ वैल्यूज। S1 की मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिखेंगे, चिल्ला के बोलो, गर्ल्स आर वेटिंग, और उनका माइक्रोफोन ले लो वहां से, किसी दूसरे बच्चे को जो बात करेगा। बोलो S1 का वैल्यू कितना है, लड़कियों का आवाज नहीं आ रहा है, 7 स्क्वायर। S2 का स्क्वायर 2 into 7 into 4√2 into cos. Now the girls will tell. Wait, girls will tell me what is the value of theta? 45. आई तो गड़बड़ है, मुंह खोला तो गड़बड़। अरे भैया क्या मैं आपको नहीं बताया था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? एक का हेड डायरेक्शन से दूसरी की हेड डायरेक्शन में जाना था, भूल गए क्या? A का हेड डायरेक्शन ऐसा है, B का हेड डायरेक्शन ऐसा है,
दोनों के बीच में एंगल ये है, ये नहीं, ये 45 है, लेकिन ये कितना है, थीटा। हो गई ना गड़बड़। हम लोग हर बात उसी चीज पे गड़बड़ करते हैं। मैं जिस दिन पहली बार आपको बता रहा था हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आप सोच रहे हो क्या दो एरो के बीच में एंगल निकालना नहीं आता क्या? आता तो है। ये सब गड़बड़ के लिए बता रहा था। इट इज फ्रॉम दी हेड डायरेक्शन टू दी हेड डायरेक्शन। तो थीटा का वैल्यू क्या लिया जाएगा, 180 माइनस 45। थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 135। क्या मेरी बात समझ में आया? जो लोग मुंह नहीं खोलते हैं, कुछ बोलते नहीं है, मुझे पता कैसे चलेगा कि उनको समझ में नहीं आता है बोल के? इसलिए बोलता हूं कि चिल्ला के बोलो। बोला तो पता चला कि नहीं मालूम है। नहीं बोलते तो मैं सोचता बहुत इंटेलिजेंट है बच्चे। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बताओ? ये क्या समझ में नहीं आया बताओ? मतलब डायग्राम में सर आप जो थीटा मतलब वो सेट काटे वो समझ में नहीं आया क्या बोले। अच्छा 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 अच्छा। अगर हमारे पास दो वेक्टर है भैया, एक है ऐसा और दूसरा वेक्टर है ऐसा, ठीक है ना? ये एंगल दिया है 45 डिग्री। क्या बता सकते हो ए और बी के बीच में क्या एंगल है? नहीं, जो बोल रहा था उसको समझ में नहीं आया। क्या उसको समझ में आया? क्या है? यस सर। क्या है बताओ? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स? सर 135 डिग्री। तो फिर क्या समझ में नहीं आया? इसको समझ में नहीं आया नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं सर पढ़ के नहीं आया। पढ़ के नहीं आया, समझ में नहीं आया, पढ़ने में दिल नहीं आ रहा है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। गलत जगह पे गलत बात बोल देते हो। ये हम बता चुके हैं कि अगर ए का डायरेक्शन ऐसे हुआ, बी के डायरेक्शन ऐसे हुआ, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिस एंगल। ये एंगल कितना है भाई? कितना है? पूरा 180 है। तो ये 180 माइनस 45 हुआ ना 135। और शायद आपको मालूम होगा कि cos 135 कितना होता है, -1/√2। जिसको समझ में नहीं आ रहा था क्या अभी उसको समझ में आया कैसे हो रहा है? Yes, sir. सर 13 लिखा जो इसीलिए डाउट निकल गया सर। सर आपको 135 नहीं दिखा मेरे को। ओहो अच्छा अच्छा, ओह सॉरी सॉरी। तो मैं सोचा कि तुम जानबूझ के ये कर रहे हो। ये 130 दिख रहा है क्या? तुम लोगों को 130 दिख रहा है? 13 दिख रहा था सर। ये ऐसा कैसे दिखता है यार? मैं लिखता हूँ एक दिखता है दूसरा, ये तो मैजिक है। अब दिखा 135। हाँ सर देख रहा है। हाँ ठीक है। देखो इंसान धोखा देता है, मशीन कभी धोखा नहीं देता। वी आर लर्निंग थ्रू दी मशीन। हो सकता है कि मैं झूठ बोल दूंगा, मशीन कभी झूठ बोलते हुए देखियो? सॉरी सॉरी बोलेगा, मिटा देगा? नहीं, उसको जो दोगे वही करेगा। हाँ तो ये हुआ चीज। वैल्यू डालें, वैल्यू डालें, इसका वैल्यू डालते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। एस नेट का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एस नेट का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कॉपी करो, आगे बढ़ो। यस, एस नेट का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चल मैं भी लूंगा, इधर आया। हम निकाल रहे थे एस नेट। इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा बताओ तो टीचर बनना आसान है कि स्टूडेंट बनना आसान है? क्या आसान है, क्या अच्छा है? अपनी क्लासरूम में तुम टीचर बनना चाहोगे कि स्टूडेंट बनना चाहोगे? टीचर इंसान बनना। इंसान क्या बनना? अच्छा इंसान बनना चाहेंगे। टेंशन क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा इंसान बनना चाहेंगे। वो तुम क्लासरूम में थोड़ी बनोगे, वो तो बाहर जाके बनोगे। क्लासरूम में तुमको कौन सा रोल ज्यादा पसंद है, स्टूडेंट या टीचर? स्टूडेंट्स। हाँ देखो टीचर को कितना बकबकाना पड़ता है, कोई कुछ भी पूछ देता है, बताना पड़ता है। स्टूडेंट है तो देखो एकदम मुंह दबा के आराम से बैठे हैं, कुछ मर्जी किया तो बोले, नहीं मर्जी किया तो नहीं बोले। शर्ट का क्रीज भी खराब नहीं होता है। मेरे को देखो इधर मैं डांस कर रहा हूँ। तो क्या आसान है, स्टूडेंट बनना कि टीचर? ठीक, स्टूडेंट बनना आसान है, इसलिए स्टूडेंट बने रहो। तो अभी बताओ वैल्यू, वैल्यू बताओ। देखो जब क्लास चलता है ना, थ्रू इंटरेक्शन बहुत जल्दी समझ में आता है।
कुछ लोग मुझे लग रहा है कि वो बैठ के माइक्रोफोन लेके ऐसे मेरे को जज कर रहे हैं, सर कैसे पढ़ा रहे हैं उनको, हे ठीक से पढ़ा रहे, ये नहीं नहीं वो, पर तुम मेरे को मत जज करो, तुम लोग मेरे साथ पढ़ो इसको। गर्ल्स बताओ वैल्यूज। हाँ 7 का स्क्वायर, जल्दी बोलो। हाँ 49। काफी लोग तो काफी जगह पे फंसे होंगे। 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर, जिसको नहीं आता है वो छुप के बैठ जाता है ये बहाना करके कि मेरे को आता है। 4√2 का स्क्वायर का मतलब हुआ, मुझे मालूम है बच्चे कहाँ फंसते हैं। इट इज 4 स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, तो हो गया 32। तो 4√2 का स्क्वायर 32, ठीक है ठीक है। देन 2 into 7 into 4√2, 2 into 7 हो गया 14 into 4 is 56 √2, cos 135 is -1/√2। ठीक है, अब दिखाओ कितना है। हम बात कर रहे थे इसका मैग्नीट्यूड, तो कितना हुआ 49 + 32 कितना हो गया। अच्छा पूरा पहले लिख लेते हैं। 49 + 32 प्लस ये √2 को खा गया तो प्लस भी कहाँ रहेगा, -56। Is it coming out to be 25? Yes, √over is 5। क्या किसी का हुआ था? एक का हुआ था, एक का आधा हुआ था। एक पूरा हाथ उठाया जिसका 5 आया, जो आधा उठाया उसका 2.5 आया होगा, 2.5। कितना आया था तेरा? 5 ही आया था। हाथ आधा क्यों उठा रहे, पूरा उठाओ। क्या बातें समझ में आया? हाँ सर। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर है ए एंड बी, उनके बीच में क्या एंगल होने से a + b का मैग्नीट्यूड a² + b² का √over होगा। बोलो कब होगा? थीटा का वैल्यू क्या होने से, क्या होने से, मतलब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये 2ab cos थीटा ये पूरा होना चाहिए, लेकिन बोला खाली इतना होगा। खाली इतना होगा मतलब ये 0 होगा। ये 0 होने के लिए cos थीटा को क्या होना चाहिए, 0। cos थीटा को 0 होने के लिए थीटा क्या चाहिए, 90 डिग्री। तो ये क्वांटिटी 0 होगा, मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। सो अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट होगा √of a² + b²। क्या मैं समझा पाया? हाँ। a + b का मैग्नीट्यूड ऑफ a - मैग्नीट्यूड ऑफ b होगा। इसके लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 25 बार लिख चुके हैं। चॉइस देता हूं, 0, 60, 90, 180। 180। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो 1 - अदर होगा। a b और a + b तीनों बराबर होंगे। देखो आई एक्सपेक्टेड द आंसर। a b और ये क्या है, r, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने के लिए a और b के बीच में एंगल क्या होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तो किए थे, ये a है, ये b है, ये a + b है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो a और b के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, 120 डिग्री। बढ़िया है, तो आपको पकड़ में आया, इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्या बात समझ में आया? यस सर। चल, given r is a + b and magnitude of r, magnitude of a is equal to 10 and r is perpendicular to a, find b and angle between a and b। बड़ा खतरनाक और खूंखार क्वेश्चन है। r क्या है, रिजल्टेंट ऑफ a and b, ठीक है। दिया r का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड दोनों 10 है। पूरा मेरे साथ मदद करिए, मैं देख रहा हूं काफी लोग छुप के रह जाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। a का मैग्नीट्यूड 10 है। सपोज ये हुआ a, सपोज ये हुआ a, दिया है कि r इज परपेंडिकुलर टू a,
क्या आपको मालूम है ए और बी तो ऑर्डर में होते, आर कहां से स्टार्ट होता है कहां खत्म होता है? आर स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ ए का टेल से शुरू होता है। जो लोग पढ़ के नहीं आए वो तो देखते रह जाएंगे। आर शुरू होता है टेल ऑफ ए से, मतलब अभी मैं आर को ड्रॉ करूंगा। दिया है कि आर इज परपेंडिकुलर, ये साइन का मतलब क्या है? ये साइन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आर इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब आर यहां से तो स्टार्ट होता है लेकिन है कैसा? ऐसा। ये हो गया आर। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये आर है, और दिया है आर और ए दोनों का वैल्यू 10 है, ये भी 10 ये भी 10। अगर आर ऐसा है ए ऐसा है, क्या बता सकते हो बी कैसे होगा? ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर, ए के साथ बी को जोड़ो तो आर बनता है, मतलब बी मस्ट बी इन ऑर्डर विथ ए। बी मस्ट बी इन ऑर्डर विथ ए, मतलब बी मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग लाइक दिस, तो ये होगा बी। क्या बात समझ में आया? जो क्वेश्चन में बोला उसी को ड्रॉ किया हूं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। आर इज ए प्लस बी, आर इज ए प्लस बी। देखो आर इज ए प्लस बी एंड आर और ए दोनों का वैल्यू 10 है। पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होता है भैया? मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है लेंथ ऑफ दिस लाइन। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा? एज शोन इन फिगर, ए शोन। आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये लेंथ कितना होगा? इसका स्क्वायर होल रूट ओवर 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर होल रूट ओवर इज 10 रूट 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया 10 रूट 2। क्या बात समझ में आया? लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुआ। दिया है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हुआ। दिया है कि ये दोनों बराबर है, ये भी समझ में आया। पूछा है बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी है कोई पहलवान जो बताएगा? जोर से बोलो। 135 इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये एंगल तो ये दोनों बराबर है, ये 90 है तो ये हो गया 45। और हमें देखना है कि ये जो ए है वो ऐसा है, बी कुछ ऐसा है। ए और बी के बीच में एंगल मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 45, सो इट इज 135 डिग्री। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. बढ़िया है। कितने लोग इसको कर लिए थे? हाथ उठा दे। देखो ये लड़का सब कुछ करके आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। दिया है इन ए रिवर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 6 मीटर पर सेकेंड। कोई एक नदी में वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। A man swims in a direction perpendicular to flow। बोल रहा है कि किसी एक नदी में पानी का बहाव दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड और आदमी स्विम करने लगा इधर को 8 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। हाउ फार ही विल गो इन 20 सेकेंड्स। बताओ 20 सेकेंड में वो कितना दूर जाएगा? तो कितना दूर आदमी जाएगा वो डिपेंड करता है कि आदमी का स्पीड क्या है और दैट इनटू टाइम। स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वो आदमी अगर नहीं भी तैरेगा पानी के साथ साथ 6 मीटर पर सेकेंड में जाएगा। तो अगर पानी में बहाव नहीं होता तो आदमी का स्पीड होता 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आदमी स्विम नहीं करता तो पानी के बहाव के साथ जाता होता 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब अभी आदमी के पास दो वेलोसिटी है, स्विम करने के कारण और बहाव के कारण। तो पहले हमें पता करना है कि व्हाट इज द नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन। क्या लिखेंगे? द रिजल्टेंट वेलोसिटी is nothing but velocity of man plus velocity of flow। F for flow, क्या स्पीड में पानी फ्लो कर रहा है। और आप देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। क्या कोई मुझे बताएगा आदमी का जो नेट वेलोसिटी होगा
उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो आप कहते हो कि जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो जो रिजल्टेंट है दैट इज Vm का स्क्वायर Vf का स्क्वायर प्लस 2 Vf cos 90 जीरो हो गया तो बच गया ये। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. बड़ी देर में आया। ये 6 है, ये 8 है। वेलोसिटी ऑफ मैन इज 8 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 6 का स्क्वायर। कोई बताएगा कितना होगा ये? 64 प्लस 36 इट इज 100, होल नंबर इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आदमी का स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अगर पानी में बहाव नहीं होता, खुद तैरता तो होता 8। मान लो तैरता नहीं, पड़ा रहता पानी में तो बहाव के साथ जाता, स्पीड होता 6। अब तैर भी रहा है और पानी में वाटर करंट भी है तो उसको मिला रिजल्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हो गया स्पीड। रिजल्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड होता है, सबको मालूम है। तो स्पीड ऑफ द मैन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा है हाउ फार ही विल गो, ये कितना दूर जाएगा। हाउ फार ही विल गो इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड में कितना दूर जाएगा। तो आप कहोगे डिस्टेंस मूव्ड इन 20 seconds is equal to speed of man into time of motion। स्पीड अभी अभी निकाले कि 10 है मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया है 20 सेकेंड, सेकेंड को खा जाएगा, मिलेगा 200 मीटर। तो ये आदमी 20 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? 200 मीटर। क्या आप में से कोई इसको किया था? देख, ये लड़का सब कुछ करके आता है, सो नहीं सब। तेरा नाम भूल गया, कृष्णा था ना? कृष्णा मेहर, कृष्णा मेहर। आज कृष्णा मेहर के लिए मैं 250 रुपया वाला एक चॉकलेट का फोटो भेजूंगा, ठीक है? क्योंकि इतना अच्छा सारा करके आया, देखो व्हाट्सएप में भेजूंगा मैं आज। ओके, लास्ट क्लास की न्यूमेरिकल को करते करते इतना समय निकल गया। अब 2 थ्योरी बताऊंगा, उसको खत्म करके आज जाएंगे। थोड़ा देर हो जाएगा तो प्लीज वेट करना, क्योंकि हर क्लास में सब्सटेंशियल कुछ थ्योरी भी तो होना चाहिए। 2 वेक्टर को जोड़ने की तरीका हमारे पास है, ट्रायंगल लॉ में आता है। उसका सिमिलर और एक लॉ है जिसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ ये ट्रायंगल लॉ जैसा ही है, ये भी मदद करता है क्या करने में, 2 वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे। हेल्प्स इन एडिंग 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर को जोड़ने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? मैं अगर थोड़ा सा आपको सोचने को मौका दे दूं तो आप ये लॉ को भी सोच डालोगे। अक्सर होता ही है कि कोई भी लॉ जब निकला कैसे, लोगों को जब पता चला तब उसके बाद लॉ बन के आया। क्या जब तक लोगों को पता नहीं था तब तक दुनिया में लॉ नहीं था? लॉ था। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास, न्यूटन बोले, न्यूटन के बोलने से पहले वो था, हमें मालूम नहीं था। तो वो चीज क्या था जो न्यूटन को मजबूर किया लॉ को डिस्कवर करने में और मदद किया लॉ को डिस्कवर करने में। अगर ऐसा ही माहौल हम लोग भी बनाएंगे, हम भी लॉ को डिस्कवर कर सकते हैं। हम पैरेललोग्राम लॉ देखना चाहते हैं, चलो देखते हैं कि व्हाट इज दैट पैरेललोग्राम लॉ। बट बिफोर दैट थोड़ा सा आप मदद करो। हमें मालूम है कि अगर यहाँ पे कोई एक वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर ए, और यहाँ पे कोई वेक्टर है बी, ए के साथ बी को जोड़ो तो क्या बन जाता है? ए के साथ बी को जोड़ो तो बन जाता है रिजल्टेंट। ये सबको मालूम है, ट्रायंगल लॉ हमें आता है। अब हम क्या किए हैं, ए के साथ बी को जोड़े और ट्रायंगल बनाने की कोशिश किए। तीसरा साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर रिप्रेजेंट्स
द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे तरीके से जोड़ने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना बेटा, समझ जाओगे तो फिर लॉ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सपोज मैं लिया ए को ऐसे, फिर मैं क्या किया, बी को लाया, लेकिन बी को ए के साथ ऑर्डर में नहीं लिया। कैसे लिया? ऐसे। इसको कहते हैं को इनिशियल, मतलब दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट है, को इनिशियल वेक्टर्स। नाउ यू सी ए एंड बी आर टेकन एज को इनिशियल वेक्टर। कोई अगर पूछेगा अगर दो वेक्टर को ऐसे लेने की बजाय ऐसे ले लेंगे तो बताओ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? आपको यहाँ बड़ा सिंपल है, हमें ट्रायंगल लॉ आता है। आप एक काम करो, रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले आप एक ऐसा एक डायग्राम बनाओ, ये हुआ एक और ये हुआ दूसरा, है ना। और ऐसा अगर कर लोगे तो आप कहोगे जो रिजल्टेंट होगा वो पक्का कुछ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ खत्म होगा। बात बराबर है कि नहीं? यहाँ पर जोड़ो ऐसे करो, या फिर ऐसे करके ऐसे जोड़ो ऐसे जोड़ो, की बात हो गया कि नहीं? सो यूजिंग द हेल्प ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्या कहते हैं इसको, समांतरिक क्षेत्र नहीं, यूजिंग ए पैरेललोग्राम आल्सो यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट। ये जो हम लोग रिजल्टेंट निकालने की तरीका आजमाए, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ कहता है कि दो वेक्टर को जोड़ना है तो टेक देम इन ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ द वेक्टर टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टे ऑर्डर में गिव्स यू रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ कहता है इफ यू वांट टू एड टू वेक्टर्स यू नीड नॉट टेक देम इन ऑर्डर, उनको दोनों को ऑर्डर में लेने की जरूरत नहीं, टेक देम एज को इनिशियल वेक्टर, दोनों का इनिशियल पॉइंट बराबर होगा। और चलो देखो कि ये दोनों मिलके किसी एक पैरेललोग्राम का दो साइड रिप्रेजेंट करें। हाँ, ये इस पैरेललोग्राम का दो साइड को रिप्रेजेंट करें, तो जो पैरेललोग्राम बना उसका दो डायगोनल है, एक ऐसा वाला डायगोनल, एक ऐसा वाला डायगोनल। कौन सा डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा? वो डायगोनल जो उनका कॉमन इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होता हुआ डायगोनल ही रिजल्टेंट को जमा करेगा, अब प्रेजेंट करेगा। जिनको ये समझ में आता है उनको ये फिगर समझने में कोई दिक्कत होता है क्या? नहीं होता है। बस तकलीफ ये होता है इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट होते हैं, काफी लोगों का जिनका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है उनको रखना पड़ता है। तो लेट अस राइट द स्टेटमेंट जो हमें समझ में आया। ट्रायंगल लॉ से ही हमें पैरेललोग्राम लॉ समझ में आ गया। स्टेटमेंट क्या कहता है? लॉ का स्टेटमेंट देखो, इफ टू वेक्टर्स टेकन एज को इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, को मीन्स कॉमन, कॉमन इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स टेकन एज को इनिशियल वेक्टर्स representing two consecutive sides, consecutive मतलब आसपास, two consecutive sides of a parallelogram, then two consecutive sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram emerging मतलब coming out, emerging मतलब coming out from the initial point, from their initial point, from their initial point, graphically represents the resultant। बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो वेक्टर को जोड़ना है, ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर के साथ
इस वेक्टर को जोड़ना है तो आपको क्या करना है, टेक देम एज को इनिशियल वेक्टर्स। मैं थोड़ा बदल देता हूँ डायरेक्शन, ये हो गया टेक देम एज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर मतलब ए के साथ बी को ऑर्डर में नहीं लेना है भैया, इसको कैसे लेना है, यू हैव टू टेक इट लाइक दिस। ये हो गया ए, उसके साथ बी को कैसे लेना है, एज को इनिशियल वेक्टर, बी को ले लिया ऐसे। को इनिशियल दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट को बराबर करो। क्या बात समझ में आया? यू हैव टेकन नेम एज को इनिशियल वेक्टर्स। थोड़ा डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इफ टू वेक्टर्स टेकन एज को इनिशियल वेक्टर्स, बढ़िया, क्या लिए? हाँ लिए। फिर क्या बोलता है? बोलता है कि रिप्रेजेंटिंग टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये दोनों वेक्टर किसी एक पैरेललोग्राम का दो आसपास की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सा पैरेललोग्राम भैया? ये ऐसा है, सोचो, और ये ऐसा है, ये बन गया एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। If two vectors taken as co-initial vectors represent two consecutive sides of a parallelogram, ठीक है, parallelogram, then the diagonal of the parallelogram, diagonal of the parallelogram, तो दो होते हैं भैया, ये भी होता है, ये भी होता है। कौन सा डायगोनल? ये भी एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है। The diagonal of the parallelogram कौन सा? इमर्जिंग फ्रॉम देयर इनिशियल पॉइंट, उनका इनिशियल पॉइंट से निकलता हुआ डायगोनल, मतलब यहां से निकलता हुआ डायगोनल, यहां से निकलता हुआ डायगोनल को हम कहेंगे रिजल्टेंट। समझ में आया क्या? रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल इमर्जिंग फ्रॉम हियर, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? लेंथ ऑफ दिस रेड एरो मार्क। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. कितना सिंपल तो है। अगर कोई पूछेगा कि दो वेक्टर आर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, बताओ उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, वी नो, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो एकदम इतना नहीं, सीधे ट्रायंगल लॉ वाला डेरिवेशन करना है, कुछ भी अलग नहीं करना। क्या करना है? ये वेक्टर है, इसके साथ ये वेक्टर को जोड़ के आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, ये एंगल थीटा दिया है, तो यू क्लेवर, यू डू इट लाइक दिस। इसको ऐसे ड्रॉ करना, उठा के लाके यहाँ पे रख देना और दिखाना कि ये एंगल थीटा है। फिर आगे बढ़ जाना जैसे हम लोग किए थे। क्या किए थे हम लोग? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ये डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन कर लेना, खत्म कहानी। सो अगर पूछा जाएगा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ फाइंड द रिजल्टेंट, तो ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ बना, इसको उठा के यहाँ पे डाल देना। बात एक ही हुआ कि नहीं? अगर ट्रायंगल लॉ में आपको रिजल्टेंट का डेरिवेशन करना आता है तो पैरेललोग्राम लॉ में भी तो वही तो है, रिजल्टेंट निकालने का तरीका भी वही रहेगा। ट्रायंगल लॉ वाला डेरिवेशन को ही करेंगे। समझ में आया क्या? नहीं आया तो बताएंगे, अगर नहीं आया तो मैं बताऊंगा। अरे कहा गया यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, और आपको क्या करना है? ऐसे लेना है ए, ऐसे लेना है बी, और फिर आपको क्या करना है? इसका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये डेरिवेशन में आएगा स्कूल में। तो रिजल्टेंट क्या हो गया? रिजल्टेंट इज नथिंग बट दिस वेक्टर जो यहां से ऐसे जाता है, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया क्या? अब ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? प्रूफ करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप क्या करोगे? जैसे हम लोग ट्रायंगल लॉ में किए थे, इसको यहां से उठाओ, इसको उठा के यहाँ पे डालो, बात तो एक ही हुआ ना, इट्स द सेम थिंग। अब इस ऐसा अगर फिगर है, रिजल्टेंट निकालना आपको आता है तो आप कर लो। ट्रायंगल लॉ में डेरिवेशन का जो तरीका था, इसको ओए, ए बी, ओ सी, बी सी जो भी किए थे वैसे ही करके निकालना है रिजल्टेंट। समझ में आया? वो पूछेंगे फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट यूजिंग ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, दोनों का तरीका बराबर है। क्या बात समझ में आया?
यस, अच्छा ठीक है। जब हमारे पास ट्रायंगल लॉ था, हम पैरेललोग्राम लॉ क्यों पढ़े? बस दो चीजें नोट करना है, यहां पर दो चीजें नोट करना है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक वेक्टर है और ये कोई एक दूसरा वेक्टर है और दिखने में दिख रहा है कि बी ए से छोटा है, बी छोटा ए बड़ा है। अब अगर इनका मैं रिजल्टेंट निकालूं तो इनका रिजल्टेंट कुछ दिखने में ऐसे होगा। भैया थोड़ा प्यार से देखना, बुक में आपका दिया नहीं है, आप टीचर को पूछ सकते हो। जब हमारे पास ट्रायंगल लॉ था, एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गया? क्योंकि दोनों तो एक ही चीज बोल रहे, थोड़ा इधर उधर किया है। उसके लिए कोर्स में डाल के इतना परेशान करने की क्या जरूरत है? इतना टेढ़ा मेढ़ा डेफिनेशन भी है। टू वेक्टर्स taken as co-initial vectors representing the two consecutive sides of a parallelogram, है ना? कितना टेढ़े मेढ़े टर्म्स है। ट्रायंगल लॉ तो आसानी से समझ में आता था, ये क्यों दिया है? टीचर बोलेंगे मुझे मालूम नहीं, मुझे हमारा टीचर पढ़ाए थे, इसलिए मैं तुमको पढ़ा के बदलाव पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, वो बदलाव पूरा कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर कुछ छुपा हुआ राज है जिसको हम अभी डिस्कवर करना चाहते हैं। क्या है खासियत पैरेललोग्राम लॉ का? यहाँ से तो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से और आसानी से मिल जाता है। क्या है वो इंफॉर्मेशन? लेट मी शो यू। क्या है इंफॉर्मेशन? पहला इंफॉर्मेशन हुआ कि अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो आप जानते हो कि रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा। थोड़ा फिगर को ध्यान से देखना बेटा और बताना मेरे को, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के साथ कुछ एंगल कर रहा है, बी के साथ कुछ एंगल कर रहा है। किसके साथ ज्यादा एंगल कर रहा है? छोटे वेक्टर के साथ कि बड़े वेक्टर के साथ? किसके साथ ज्यादा एंगल कर रहा है? The angle of R with B is more or with A is more? ये जो रिजल्टेंट R है वो A के साथ ज्यादा एंगल कर रहा है कि B के साथ ज्यादा एंगल कर रहा है? B के साथ ज्यादा एंगल कर रहा है। क्या नोटिस में आया? मतलब A के साथ छोटा एंगल कर रहा है। इससे एक चीज समझ में आया जिसको कभी मत भूलना, बड़े काम का चीज है, उसको लगा के कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में बन जाएगा। बाकी लोग फॉर्मूला लगा के ट्राई कर रहे होंगे, जब न्यूमेरिकल आएगा तब बताएंगे। क्या है? इससे एक चीज पता चला कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बड़ा वेक्टर के साथ छोटा एंगल और छोटा वेक्टर के साथ बड़ा एंगल करता है। समझ में आया क्या? ये इंपोर्टेंट चीज है। क्या हुआ? रिजल्टेंट मेक्स smaller angle with bigger magnitude vector. Bigger magnitude vector. Resultant makes smaller angle with bigger magnitude vector and bigger angle with smaller magnitude vector. क्या ये जो चीज है आपको समझ में आया? दूसरा इंपोर्टेंट चीज है, दूसरा इंपोर्टेंट चीज है कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनको अगर पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ेंगे तो जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका चारों साइड बराबर बनेंगे। ऐसा पैरेललोग्राम को कहते हैं रंबस। अब ये रंबस बन जाएगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा? रिजल्टेंट वेक्टर तो कुछ ऐसे होगा। हाँ, ये भी समझ में आया। सो अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो देखो तो R किसके साथ ज्यादा एंगल कर रहा है? A के साथ ज्यादा एंगल कर रहा है कि B के साथ ज्यादा एंगल कर रहा है? R किसके साथ ज्यादा एंगल करेगा? A के साथ कि B के साथ? जोर से बोलो। सेम है सर। सेम एंगल करेगा क्योंकि दोनों बराबर है। रोम्बस का डायगोनल बराबर एंगल करता है। ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। सो इफ A and B have same magnitude, then R makes equal angle with them.
इक्वल एंगल विद देम। क्या मेरी बात समझ में आया? ये हुआ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे? छोटे छोटे 2 क्वेश्चन देता हूं, ये स्टेटमेंट की अहमियत आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है? इफ A is equal to B is equal to 20 and angle between A and B is 60 degree. Find angle between A and A plus B। ओ, सोचने वाले का तो धुआं निकल जाएगा। A और A प्लस B के बीच में एंगल निकालना है। समझ में आया क्या? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो बताने में? A और B दोनों का मैग्नीट्यूड 20 है, दोनों के बीच में एंगल 60 है ना? और जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कैसे होता था? आपको याद है, बीचों बीच होता था along the bisector। रिजल्टेंट विल बी along the bisector। अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये रिजल्टेंट दोनों के साथ बराबर एंगल करेगा, तो ये एंगल कितना होगा? क्या बात समझ में आया? मिस्टर तांडी स्टार्टेड टेकिंग बिग यार्न्स। नींद आने लगा बेटा, मुंह खोल के बड़े जोर से मगरमच्छ की तरह यान लेने लगा। क्यों तांडी, बताओ, समझ में आ रहा है? लास्ट बेंच, हाँ, वो इतना जोर से मुंह खोलता है अपना, मुझे पूरा उसका इंटेस्टाइन तक दिखाई देता है। तो क्या बात समझ में आया? तो क्या कहोगे? एंगल बिटवीन A एंड A प्लस B। अगर ये हुआ A, ये हुआ B, तो ये तो हुआ है प्लस B। यही तो है पैरेललोग्राम लॉ, है कि नहीं? तो बन गई हमारी काम। एंगल बिटवीन A एंड A प्लस B इज 30 डिग्री। तो अभी मैं आपको ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ बता चुका हूं। अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। अगले क्लास की जो थ्योरी है, जो मिस करेगा उसको क्लास में अगले उसका नेक्स्ट क्लास में बड़ा ही दिक्कत होने वाला है। सो प्लीज डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास अंडर एनी कंडीशन। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Hey,